नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है। मैं बात करूं कि ऐसी काफी बच्चों के मन के अंतर्गत संशय बना हुआ रहता है नोरिन 10 को लेकर, वो आज का यहाँ से संशय आपका दूर होने वाला है। अगर मैं ऐसे बात करूं कि अगर 12th क्लास के विद्यार्थी हो ना, तो भी आप लोगों के लिए ये वीडियो शानदार होने वाला है, या अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो भी आप लोगों के लिए वीडियो शानदार होने वाला है। क्योंकि जो नोरेन 10 का नाम है, जो आप 11वीं क्लास में आते ही सुनने लग जाते हो, उसकी विशेषता क्या है? क्योंकि काफी आप लोगों ने देखा होगा कि काफी टीचर्स नोरेन 10 को जीन बताते हैं, काफी टीचर्स हैं वो नोरेन 10 को वेराइटी बताते हैं। बच्चे काफी कंफ्यूजन में रहते हैं कि नोरेन 10 वेराइटी है जीन है, तो दिमाग के अंतर्गत बच्चों को यही डिफरेंशिएट नहीं हो पाता कि भैया इसके अंतर्गत ये वेराइटी है तो इसमें जीन कौन सा है, या वेराइटी है तो कहां से डेवलप की गई थी, किसने इसको डेवलप किया था। तो काफी चीजें जो आपके मन के अंतर्गत संशय बनाए रखती है, ये आपके मन को निचोड़ कर रख देती है। आज अपन आपके जो भी यानी कि जितने भी रंध्र है वो खुलने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। अपन बात करें कि आज अपने को डीपली जितने भी इसके क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, या मैं बात करूं कि जो आने वाले फ्यूचर में नोरेन 10 से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा ना, तो ये यहां से बाहर 1% भी नहीं जाने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। अपन बात करें कि नोरिन 10 कि भैया नोरिन 10 है क्या। नोरिन 10 क्या है कि गेहूं के अंतर्गत बोनेपन को बढ़ावा देने वाली जीन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब आप लोग भी यही देख रहे होंगे कि सर आप भी तो यही बोल रहे हो कि बोनेपन के जीन को बढ़ावा देने के रूप में प्रसिद्ध हुआ, तो ये भैया ये जीन नहीं है। फिर मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, ये क्या है? वेराइटी है। क्या वेराइटी है? ये जीन देने के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जीन के रूप में नहीं, जीन देने वाले के रूप में। यानी कि अगर जीन देगा तो जीन कौन देगा? आपकी वेराइटी देगी। तो ऑब्वियसली आप लोगों को समझ में आया होगा कि यह क्या होगा कि एक नोरिन 10 क्या है कि आपके जीन देने वाली ही के रूप में, यानी कि बोनेपन का जीन देने वाले के रूप में यह आपका प्रसिद्ध हुआ। और क्यों जरूरत पड़ी? आपके क्या हो रहा है कि गेहूं था वो लगभग 4-4 फीट का हो रहा था, और हो रहा क्या था कि अपने उसके अंतर्गत जो बालियां थी वो भी अपने को कम मिल रही थी। अपन बात करें कि जो आपकी बालियां थी या स्पाइक थी, उसके अंतर्गत अच्छी क्वालिटी के आपको ग्रेन नहीं मिल रहे थे। आपका पौधा ज्यादा बड़ा था तो लॉजिंग के द्वारा वो पौधा गिर भी रहा था, और जो आपकी न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी थी वो भी कम थी, यानी कि जितना न्यूट्रिएंट डाल रहे थे उसके हिसाब से आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पा रही थी। उसी के अंतर्गत एक वरदान साबित हुआ, जो वैरायटी थी कौन सी? आपकी नोरिन 10। नोरिन 10 के बारे में आपको कहानी के माध्यम से समझाता हूं, काफी इजी वे में समझ में आएगा, फिर अपन थ्योरी की ओर चलते हैं। अपन बात करें कि हुआ यूं कि जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो कंप्लीट ही हुआ था। उसी टाइम पे आपके क्या हुआ कि जो आपकी एग्रीकल्चर के मामले के अंतर्गत काफी सिस्टम था वो ध्वस्त हो रखा था। इसी बीच के अंतर्गत आपके जापानीज आपके एक साइंटिस्ट हुए, जो कौन थे कि इनाजुका। कौन थे? इनाजुका थे। इन्होंने क्या किया कि आपके कई वेराइटियां ली, कई वेराइटियां जो जापानीज वेराइटियां थी, और उनके ऊपर रिसर्च करने लगे। तो उन्होंने जैसे जैसे रिसर्च किया, फिर उन्होंने क्या किया कि एक वेराइटी के ऊपर क्रॉस करवाया। क्रॉस कौन सा करवाया? वो आपके क्रॉस करवाया जो आपकी दारुमा, दारुमा के क्रॉस करवाया आपके किससे? टर्की रेड और फूड्स, फूड्स के नाम से थी आपकी एक वैरायटी। इन तीनों का क्रॉस करवाया, जिनसे इनको मिली कौन सी भैया? कि नोरेन 10। नोरेन 10 वैरायटी बन गई, और वहां पे आराम से आपके क्या हो गया? तैयार हो गया, जिसकी की क्या थी? हाइट भी कम थी, और आपका प्रोडक्शन भी काफी शानदार देखने को मिला। इसके अलावा आपके काफी जो आपके रजिस्टेंट यानी कि रस्ट रजिस्टेंट भी इसके अंतर्गत करेक्टर देखने को मिले। तो काफी अच्छी जीन वाली आपको वैरायटी मिल गई। तो ऐसे ही हुआ क्या कि फिर आपके यूएसए के साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ वेराइटियों के कलेक्शन के लिए आपके जाते हैं जापान। तो जापान से काफी वेराइटियां लाते हैं, तो उन्हीं वेराइटियों में से एक वेराइटी होती है आपकी नोरिन 10। तो फिर वो क्या करते हैं, जैसे जैसे उगाते हैं तो वो देखते हैं कि वास्तव में यार ये तो तगड़ी चीज आ गई। इसके द्वारा तो ये तो रोग रेजिस्टेंट भी है, यानी कि डिजीज रेजिस्टेंट भी है। इसके अलावा जो आपका फ्रोस्ट पाला रेजिस्टेंट भी थी, है काफी इंपोर्टेंट है ना, पाला रेजिस्टेंट भी है कि भैया सर्दियों के अंतर्गत जो गेहूं की खेती के अंतर्गत आपके नुकसान हो रहा था सर्दी से, वो भी इसके अंतर्गत देखने को नहीं मिला। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं कि इसकी स्पाइक की लेंथ भी अच्छी थी, और जो अगर न्यूट्रिएंट अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन अगर अपन इसमें दे रहे थे थोड़ा सा, तो भी इसके अंतर्गत काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी, अच्छी स्पाइक देखने को, और उसके कारण लॉजिंग भी आपको देखने को मिली कि इसके अंतर्गत प्रोडक्शन काफी शानदार होने को मिला। तो ऐसे फिर यूएसए के एक शानदार आपके साइंटिस्ट हुए वोगल, वोगल के नाम से। तो वोगल साहब ने क्या किया कि उन लोकल वेराइटी के साथ में क्रॉस करवाया, है ना, और क्रॉस करवाने के बाद में एक ग्रेन्स के नाम से उन्होंने काफी शानदार एक वैरायटी रिलीज की। फिर उसके बाद में आते हैं आपके सिमेट मेक्सिको के अंतर्गत आपके बड़े शानदार फेमस साइंटिस्ट, जिसे कि आप कहते हो
नॉर्मल ईस्ट बोरलॉग, जो एनी बोरलॉग साहब है, जिसे कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, यानी कि विश्व का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, वो वहां पे आपके क्या कर रहे थे, रिसर्च का काम कर रहे थे। तो जैसे ही वो साइंटिस्ट थे जो नोरिन 10 और अदर वेराइटीज लेके आए थे, तो नोरिन 10 का कुछ आपके सीड्स जो कह रहे थे वो आपके सीमेंट में भेजे गए कि आप इनके ऊपर रिसर्च करो। तो फिर आपके नॉर्मल ईस्ट बोरलॉग साहब थे, इन्होंने क्या किया कि जो लोकल वेराइटियां थी, अमेरिकन लोकल वेराइटियां थी, उनके साथ में क्रॉस करवाया और शानदार शानदार वेराइटियां उन्होंने रिलीज की। और उसके बाद में फिर आते हैं अपने इंडिया के ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर, जिससे कि अपन एम एस स्वामीनाथन साहब कहते हैं। फिर वो भी क्या करते हैं कि अपन कुछ वेराइटियां इंट्रोड्यूस करते हैं यूएसए से, इंट्रोड्यूस करवाने के बाद में वो भी कुछ म्यूटेशन करवा के नई वेराइटियां तैयार करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ये तो समझ में आया होगा मोटा मोटा कि अपन किस चीज के बारे में आज बात करने वाले हैं, और काफी चीजें मैंने आपको इस माध्यम से भी समझा दिया। तो नोरेन 10 के अंतर्गत हुआ क्या कि सर अपन ने बात की कि बोनेपन को बढ़ावा देने वाली इसके अंतर्गत क्या मिली, अपने को जीन मिली। और बोनेपन के जीन कौन सी थी सर, वो थी RST1। कौन सी थी, RST1 और RST2। RH-T1 कौन सी थी सर, RST1 थी, और RST2 की रिड्यूस हाइट 1 और रिड्यूस हाइट 2, ये कौन सी थी, नोरेन 10 वेराइटी के अंतर्गत दो जीने पाई गई, जो कि ड्वार्फपन के लिए क्या थी, आपके रेस्पॉन्सिबल थी। तो अब आप लोग फ्यूचर में कभी नहीं भूलोगे कि नोरेन 10 क्या है, एक वेराइटी है, और उसके अंतर्गत पाए जाने वाली ड्वार्फिंग जीन है वो कौन सी है, RST1 और RST2। तो अगर फ्यूचर के अंतर्गत कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका ये गलत नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूं कि नोरेन 10 का आज पूरा इतिहास आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। चलिए बात करें कि द नोरेन 10 जीन इज द फेमस फॉर द बिगिनिंग ड्वार्फिंग जीन व्हीट दैट रिजल्ट इन रिड्यूस हाइट व्हीट प्लांट, यानी कि इन्होंने क्या किया कि उसकी हाइट को क्या कर दिया, कम कर दिया। फिर होता क्या है कि आपके कृषि और वानिकी मंत्रालय, जो आपके कृषि और वानिकी मंत्रालय के कृषि ब्यूरो द्वारा जारी कृषि सुधार के लिए मार्च 1935 में प्रकाशित गेहूं की एक नई किस्म हुई। मैं बोला कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जैसे ही 1935 में एक नई वेराइटी तैयार की गई, और वो किसके द्वारा, जो आपके कृषि वानिकी मंत्रालय और जो कृषि ब्यूरो ऑफ द्वारा क्या किया गया, आपके नई वेराइटी रिलीज की गई। कब, मार्च 1935 में। काफी इंपोर्टेंट डेट है, ध्यान रखना, 1935 के अंतर्गत हुई। और वो वेराइटी कौन सी थी, नोरिन 10 थी, जिसके अंतर्गत इसकी उत्पत्ति हुई थी वो कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल क्रॉस के द्वारा। तो मैंने बताया कि जो आपके क्या थे, इनाजुका थे, इन्होंने क्रॉस करवा के और इस वेराइटी को तैयार करवाया था। तो इनाजुका ने क्या किया कि कृत्रिम तरीके से इसका क्रॉस करवाया। किस किस के करवाया कि जो आपकी दारुमा थी, दारुमा का क्रॉस करवाया था आपके किससे, आपके फुल्स और टर्की रेड से। फुल्स और टर्की रेड से क्रॉस करवाकर, मतलब कि इन तीनों के क्रॉस से आपकी कौन सी वेराइटी तैयार हुई भैया, आपकी नोरिन 10 वेराइटी तैयार हो गई। अगर फ्यूचर में कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नोरिन 10 है वो किस किस से क्रॉस से तैयार की गई है, तो आपको इन तीनों का ध्यान रखना है कि दारुमा का क्रॉस करवाया गया था, टर्की रेड और फुल से आपका क्या करवाया गया था, क्रॉस करवाया गया था। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि ये क्या था, ये आपके जापानीज प्लांट ब्रीडर थे। कौन थे, गोनिजिरो इनाजुका। तो मैंने आपको बताया गोनिजिरो जो आपके इनाजुका थे, उनके द्वारा 1935 में नोरिन 10 बनाया गया। नोरिन 10 क्या वेराइटी आपकी बनाई गई। और नोरिन 10 क्या थी, जापानीज प्लांट ब्रीडर गोनिजिरो इनाजुका क्रिएटेड नोरिन 10 इन 1935, यानी कि 1935 में आपके इनके द्वारा बनाई गई। ये आप देख सकते हो। इसमें क्या दो अमेरिकी किस्में फुल्स और टर्की रेड थी, ये आपकी कौन सी थी, अमेरिकन वेराइटियां थी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो आपकी और जो दारुमा थी, ये आपकी जापानीज वेराइटी थी। कौन सी, जापानीज गेहूं की वेराइटी थी दारुमा। और जो आपकी फुल्स और टर्की रेड थी वो कहां की थी, आपकी यूएसए की वेराइटियां थी। इनका क्रॉस करवाकर क्या किया गया, आपका क्या तैयार किया गया, नोरिन 10 तैयार किया गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दारुमा थी वो आपकी किसके लिए जीन उत्तरदायी थी, वो आपकी बोनेपन के लिए। आपने जापानीज लोग देखे होंगे जनरली कैसे होते हैं, बोने होते हैं, है ना, जनरली होते हैं। तो आपको आइडिया वैसे लग गया होगा कि जापानी जैसे लोग बोने थे वैसे ही वहां की वेराइटियां भी क्या थी, बोनी थी। लेकिन परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। जैसे कि आप देखा होगा कि जापान है आज कितना एडवांस चल रहा है अपने से, है ना। तो ऐसे ही वेराइटियों के मामले में भी एडवांस था, लेकिन हाइट तो वैसे ही थी जैसे वहां के लोग होते हैं। और क्रॉस भी आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अपन इसकी बात करें कि आगे इसके अंतर्गत क्या क्या देखा गया।
अपन बात करें कि बेहतर आवाज प्रतिरोधक, यानी कि भैया कि जहां पर इंप्रूवमेंट आपको, जहां पे अपने को उगाना था ना, वहां के लिए आवाज यानी कि ये सूटेबल हो गया। कैसे कि नोरेन 10 ने क्या किया कि ये शीतकालीन गेहूं, यानी कि अपन वीट उगाते हैं वो जनरली कब उगाते हैं ना, रबी सीजन में। रबी क्रॉप कब होती है आपकी, अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच के अंतर्गत आपका गेहूं सोइंग की जाती है, और आपकी हार्वेस्टिंग लगभग मैं बात करूं तो मार्च के लगभग आपकी हार्वेस्टिंग होती है। और जो पाला पड़ने की समस्या देखी जाती है वो आपके जनरली जनवरी के माह के अंतर्गत देखी जाती है। तो लेकिन आपके नोरेन 10 था भैया, ये हाइट तो कम ही थी, लेकिन ये तो क्या पता आपको कि साइंटिस्टों को क्या पता था कि ये तो छोटा पैकेज बड़ा धमाका निकलेगा, कि भैया अपन ने तो हाइट क्या छोटी की, इसके अंतर्गत तो यील्ड भी बड़ी हो गई, और जो सर्दियों के अंतर्गत पाले के कारण हमारी फसलें खराब हो रही थी सर, कि वो भी खराब नहीं हो रही। तो यह क्या कर रहा था कि शीतकालीन गेहूं की फसल के क्षति प्रतिरोधक की बेहतरीन बनाने में मदद किया भैया, कि ये रेजिस्टेंट बना रहा था, किससे, फ्रोस्ट से। अगर मैं बात करूं कि पाले के रेजिस्टेंट भी बना रहा था। इसके साथ ही इसके अंतर्गत क्या हुआ कि नाइट्रोजन उर्वरक का उच्चतर प्रयोग किया गया, यानी कि भैया इसके अंतर्गत थोड़ा सा नाइट्रोजन डाला, इसमें पूरा कंजप्शन किया और अपनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, काफी शानदार प्रोडक्शन इसने दिया। तो ये भी काफी अच्छी चीज देखने को मिली। लेकिन इसी कारण इसके अंतर्गत एक समस्या देखने को मिली। तो सर वो क्या समस्या देखने को मिली कि अगर जैसे ही नाइट्रोजन दिया उसकी ग्रोथ शानदार हुई, लेकिन उसके अंतर्गत लोजिंग की समस्या देखने को मिली। फिर अपन ने क्या किया कि इनको फिर से क्रॉस करवाया कि वो लोजिंग ना हो, और फिर नई वेरायटी अपन ने काफी तैयार की। तो यही चीज आपके इंग्लिश के अंतर्गत दी गई है, जो आपके इंग्लिश मीडियम के, यहाँ पर बात है इंग्लिश मीडियम के माध्यम के बच्चे हैं वो यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं बात करूं कि बेहतर पोषक तत्व अवशोषण एवं जुताई, अगर यह एक ऐसी वेरायटी थी जिसके अंतर्गत आसानी से जुताई भी की जा रही थी और पोषक तत्व आसानी से अवशोषण कर रहे थे भैया। अपने अगर 10 किलो अगर नाइट्रोजन डाला ना, तो वो 10 किलो के यूज करके ही 10 किलो वाला ही प्रोडक्शन अपने को प्रोवाइड करवा रहा था, कि भैया जितना दे रहे हैं उससे शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। अपनी लोकल वेरायटी ऐसी थी कि अपन 100 कट्टे दे रहे हैं फिर भी प्रोडक्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन ऐसी वेरायटी आई अपने पास में कि जिसको 1 कट्टा दिया उससे काफी शानदार प्रोडक्शन देखने को मिला। तो इसके अंतर्गत कहने की बात यह है कि बेहतर पोषक तत्व अवशोषण था, और जुताई की क्रियाएं भी इसके अंतर्गत काफी आसानी से की जा सकती थी। तो यह वेरायटी काफी वरदान आप लोगों के लिए इसलिए अपने साबित होती है। मैं बात करूं कि इसके अंतर्गत फसल उत्पादकता में वृद्धि कैसे, नोरिन 10 के अंतर्गत जीन ने भारत और पाकिस्तान विकासशील देशों की अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद की। आपको पता ही होगा कि अपने हर भी फूड वगैरह था या अपन ग्रेन वगैरह थे बाहर से आयातित कर रहे थे, लेकिन नोरिन 10 ने क्या किया कि जो आपके विकासशील देश, विकसित देश नहीं विकासशील देश थे, जैसे कि अपने इंडिया हो गया, अपने पाकिस्तान वगैरह हो गया, तो उनके अंतर्गत भी जो प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, इल्ड कम हो गई थी, जहां भुखमरी आने की समस्या थी, उनके अंतर्गत जो नोरेन 10 था उसने काफी अहम भूमिका निभाई और आपके यहाँ पे भी प्रोडक्शन इसको बढ़ा दिया, जिसके द्वारा कि आप लोगों के यहाँ पे भी प्रोडक्शन के अंतर्गत काफी मदद देखने को मिली। नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंतर्गत कि बोरलोग ने अधिक उपज देने वाली गेहूं की किस्में विकसित करने के लिए नोरेन 10 का उपयोग किया। तो मैंने बताया कि जैसे ही आए फिर नॉर्मल बोरलोग थे या फिर आपके एनी बोरलोग थे, वो सीमेंट मैक्सिको के अंतर्गत तो काम कर ही रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, नोरिन 10 का यूज किया और काफी वेराइटियां बनाई, क्रॉस करवा के उन्होंने नई नई वेराइटियां बनाई। जिसके की एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कि आपको मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि अपने इंट्रोडक्शन के अंतर्गत भी देखा था कि आपके जो कल्याण सोना था, है ना, सोनालिका थी, ये वेराइटियां क्या थी कि अपन ने विदेश से मंगवाई थी या यूएसए से अपन ने इंट्रोड्यूस किया था। तो वो वेराइटियां आपके क्या थी कि नोरेन 10 से क्रॉस करवा करवा कर ही तैयार की गई थी। लेकिन बोरलोग ने क्या किया कि नोरेन 10 को अपनी कुछ सर्वोत्तम यानी कि अमेरिकी जो यूएसए के अंतर्गत या अमेरिका के अंतर्गत जो ग्रो हो रही थी वेराइटियां, जो अच्छी अच्छी वेराइटी थी, उनके साथ में इसने क्या किया, क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवा के मोटे अनाज वाली यानी कि जो संकरण करवाया ना, तो वो मोटा अनाज था उसका, और मजबूत डंठल पौधा भी था वो उसका मजबूत था। ऐसे नहीं कि ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ हो गई तो वो गिर गया। अब गिरने यानी कि लॉजिंग की समस्या यहाँ पे बोरलोग साहब ने क्या हुआ, रिड्यूस कर दिया या कम कर दिया, है ना। डंठल भी उसका क्या था, मजबूत था, और बोने किस्म ऐसी तैयार की कि जो उपज भी काफी शानदार दे रही थी और रस्ट प्रतिरोधी भी थी। भैया के गेहूं के अंतर्गत रस्ट की तो समस्या भूल ही गए कि ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट, ये रस्ट भी काफी आपके यील्ड को प्रभावित करते हैं। लेकिन नोरेन 10 ने एक ऐसी वेरायटी बनाई अपन ने, यानी कि उसके क्रॉस से करवाई, कि जो आपके बोरलोग साहब थे उन्होंने ऐसी ऐसी वेरायटियां बना दी जिसके अंतर्गत रस्ट भी नहीं है, आपके ड्रॉट रेजिस्टेंट भी हो गया, सॉरी आपके फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट भी वगैरह हो गया, डिजीज रेजिस्टेंट भी हो गया, हाई यील्डिंग भी हो गया, और रिड्यूस हाइट भी हो गई, है ना। तो ये सभी ऐसी कॉम्बो बना के नई नई काफी अच्छी वेरायटी आपके नॉर्मल बोरलोग साहब ने वेरायटियां रिलीज की। इसी कारण अपन आज भी इनको याद करते हैं हरित क्रांति के जनक के रूप में, या फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से अपन इन्हें जाना जाता है। मैं वेरायटी की बात करूं सोनालिका और कल्याण सोना,
काफी इंपॉर्टेंट वेरायटी है, काफी शानदार वेरायटी है। ये कौन सी थी? ये अर्धबोनी किस्म थी, यानी कि जो सेमी ड्वार्फ वेरायटी थी उनके अंतर्गत इनका नाम देखने को मिलता है। और इसके अंतर्गत हुआ क्या कि सेमी ड्वार्फ वेरायटी थी और उपज भी थी इनकी अधिक थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी थी, और देरी से बुआई करने पर भी ये क्या थी? उपयुक्त थी। ऐसा नहीं कि अपन ने लेट बुआई की तो इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ऐसा कुछ ही नहीं था। अगर लेट बुआई भी कर रहे हैं तो भी काफी अच्छा प्रोडक्शन इसके अंतर्गत देखने को मिला। इन्होंने मेक्सिको के गेहूं के नाम से भी क्या हुआ जाना जाता है, मैक्सिकन गेहूं के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। सोनालिका और कल्याण सोना को इस नाम से भी जाना जाता है। जो आपके नॉर्मल ईस्ट वो लोग ने इनको तैयार किया है, किनसे क्रॉस करवा के? जो आपकी नोरेन 10 वेरायटी थी उनसे ही क्रॉस करवा के तैयार किया गया है। मैं बात करूं कि डॉक्टर बोरलोग ने इन किस्मों का विकास मैक्सिको के अंतर्गत किया। सिमिट जो आपका रिसर्च स्टेशन है, जो आपका सिमिट मैक्सिको, उसके अंतर्गत ही इनका विकास किया गया और भारत में इन्हें आयातित किया गया, जो इंट्रोड्यूस किया गया भारत के अंतर्गत। और अन्य गेहूं की किस्मों का उत्पादन करने के लिए इनका संशोधन किया गया। संशोधन कैसे कि भैया इंडिया के अंतर्गत ये दोनों वेरायटी ले आए, सोनालिका और कल्याण सोना। फिर अपन ने क्या किया कि यहाँ पे अपन ने भी दिमाग लगाया और अपनी वेरायटियों से भी क्या किया, अपन ने क्रॉस करवाया, कुछ म्यूटेशंस वगैरह करवाए, ताकि इसके अंतर्गत उत्पादन में और संशोधित किया अपन ने कि यहाँ पे भी आसानी से ग्रो हो सके। तो ऐसे अपन ने भी करके और इन वेरायटियों का यूज किया। बात करें कि 1963 में इन किस्मों को भारत से गेहूं उत्पादक क्षेत्र में पेश किया गया। जो वेरायटी थी सोनालिका और कल्याण सोना थी, ये यूएसए में सिमेट मैक्सिको के अंतर्गत यूएसए में तैयार किया गया। लेकिन अपने इंडिया के अंतर्गत जो इंट्रोड्यूस किया गया था या अपने किस्मों के रूप में अपन ने पेश किया था या रिलीज किया गया था, वो किया गया था 1963 के अंतर्गत। और अगर मैं बात करूं कि 1966 के अंतर्गत आपकी ग्रीन रिवोल्यूशन आई गई थी। ये आप लोगों के स्वामीनाथन आपके एनी बोरलॉग साहब के काफी काम देखे सोनालिका और कल्याण सोना के बारे में। लेकिन मैं बात करूं कि स्वामीनाथन साहब का, कि आप लोगों के जो इंडिया के अंतर्गत फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन रहे हैं वो आपके स्वामीनाथन साहब रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि सोनारा जो 64 थी, सोनारा 64 को म्यूटेशन करवाया। म्यूटेशन कैसे करवाया सर? इसके अंतर्गत गामा विकिरण, जो गामा रेस थी वो इसके अंतर्गत डाली और उसके अंतर्गत कुछ म्यूटेशन वगैरह हो गया और उससे फिर नई वेरायटी तैयार की। वो कौन सी की? आपकी साबरमती सोनारा। कौन सी? साबरमती सोनारा नई वेरायटी तैयार की। अब आप लोगों को सोचे होंगे कि ये नई वेरायटी तैयार करने की जरूरत क्या थी? जो आपकी सोनारा 64 थी ये यूएसए से इंट्रोड्यूस तो कर ली, लेकिन इसका जो ग्रेन था ना वो रेड रेड दिखाई दे रहा था। कैसा? रेड रेड कलर का दिखाई दे रहा था। तो आप लोगों को पता होगा कि अपने किसान है जल्दी से हर चीज को अडॉप्ट नहीं करते, उसको समझाना पड़ता है कि भैया ऐसे नहीं ऐसे। अब जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि अपने इंडिया के अंतर्गत ब्लैक व्हीट है वो उगना स्टार्ट हो गया है या ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी भी हर किसान नहीं उगा रहा, कि क्या पता इसका प्रोडक्शन अच्छा होगा कि नहीं होगा, इसका टेस्ट अच्छा है कि नहीं है, खाने में अच्छा होगा कि नहीं होगा। और आप सोचो कि लाल लाल बीज अगर उसका दिखाई देगा तो अपना इंडिया वाला किसान खा पाएगा क्या? वो देखते कि अरे यार ये रेड रेड आ गया, ये तो खून ही खून होगा इसके अंतर्गत। तो ऐसे मानसिकता की वजह से उसका परफॉर्मेंस भी कम था। फिर आपके स्वामीनाथन साहब जी ने क्या किया, कई शानदार काम किया। जो सोनारा 64 थे उसके अंतर्गत क्या किया? म्यूटेशन करवाया। म्यूटेशन कैसे क्या द्वारा करवाया? आपका गामा रेस के द्वारा करवाया। म्यूटेशन पढ़ेंगे, काफी डीपली समझाऊंगा, काफी अच्छे से समझाऊंगा आपको। म्यूटेशन आपको टिप्स पे याद होने वाले हैं, है ना? ठीक है, चलिए बात करें कि म्यूटेशन करवाया, गामा रेस के द्वारा म्यूटेशन करवाया, उससे आपकी साबरमती सोनारा आपकी वेरायटी बनी, जिसका कलर था, ग्रेन का कलर था जो अंबर लाइक था। मतलब कि अपन बात करें कि जो अपने ब्राउन ब्राउनिश जो अभी गेहूं खाते हैं ना उसके कलर का देखने को मिला, और उसे अपन किसानों ने भी काफी अच्छे से एडॉप्ट किया। तो इसके द्वारा अपन ने क्या किया? म्यूटेंट वेरायटी तैयार की। अपन बात करें कि क्या किया स्वामीनाथन साहब ने? सोनारा 64 से कौन सी वेरायटी तैयार की? सरबती सोनारा की। और कैसे तैयार की? गामा विकिरण के उत्पादन से, या अपन गामा विकिरण के यूज करने से अपने क्या की म्यूटेंट वेरायटी अपने तैयार कर ली। वो कौन सा ब्रेड था? आपके ब्रेड व्हीट था, यानी कि गेहूं था। स्वामीनाथन साहब ने क्या किया? सोनारा 64, जो आपके सोनारा 64 था, मैक्सिको से अपने प्रस्तुत या इंट्रोड्यूस करवाया था, अपन ने लाए थे। जो लाल अनाज का जीन था इसके अंतर्गत, क्या लाल अनाज का जीन था, जो मैंने आपको पहले बता दिया, जो लोग खाने के अंतर्गत हिचकिचा रहे थे। फिर अपन ने क्या किया? उसके अंतर्गत म्यूटेशन करवाया और उसमें अंबर लाइक अनाज किस्म उत्पादित कर ली, कि जो आपका नॉर्मल गेहूं होता है उसका जो आप लोगों को क्या है देखने को मिला। तो यही थी आपकी नोरेन 10 की शानदार सी कहानी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ऐसे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहेंगे।